हम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है ना वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो मटेरियल यूज़ होते हैं बेरिंग्स के लिए, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के लिए, तो उसके बारे में हम लोगों ने कुछ कवर किया था। तो आज जो है ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी लुब्रिकेंट्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ इसकी जो डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स यूज़ में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं उसको देखेंगे किस किस तरह हम लोग उसको निकालते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं इसकी डिज़ाइनिंग प्रोसीजर। ठीक है, हम पहले देखें तो लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन बेरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द रबिंग सरफेस एंड टू कैरी अवे द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, जो जैसे आपको पहले बताया, जिक्र किया हम लोगों ने, जो लुब्रिकेंट होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं बेरिंग के अंदर, वो टू रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और रबिंग जो सरफेसेस है और जो हीट जनरेट होती है बाय फ्रिक्शन, सो सारों को कैरी करने के लिए, उसको सराउंडिंग में निकालने के लिए हीट जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे हीट जनरेट हुई है, हीट जनरेट हुई तो वो सराउंडिंग में ये जो इस आउटर सरफेस है, यहाँ तक हीट जो है ना वो कन्वर्ट होगी, और उसके बाद वो उसको बाहर निकाला जाएगा, और उसको जो है ना आउटर सरफेस सराउंडिंग के अंदर जो है उसको जो है ना वो कोशिश कर जो है ना हर जो है ना, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि आपका जो हर जो आपके पास बॉडी होती है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जो है जाने की कोशिश करती है, तब ये हीट जनरेट होती है इसके अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन, और जो आपके पास वर्क जो इसके अंदर होता है, तो वो ज़ाहिर बात है हीट डिसिपेट कर देगा आउटर सरफेस में जो हमारे सराउंडिंग होता है। उसमें जो लुब्रिकेंट यूज होते हैं वो क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स हैं। कुछ तीन ग्रुप में हमारे पास जो है ना वो ये जो लुब्रिकेंट्स हैं क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है लिक्विड लुब्रिकेंट यूजली यूज इन बेरिंग और मेरा एज अ मिनरल ऑयल और जैसे सिंथेटिक ऑयल। जो हमारे पास जो आम लिक्विड होता है, जैसे हम लोग गाड़ी के अंदर या किसी भी इसके अंदर लुब्रिकेंट डालते हैं, वो सिंपल हमारे पास ऑयल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है, जिसकी जो है विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हायर होती है देन ऑयल। अगर हम यहाँ थोड़ा देखें, या वो थिक और डेंस जो है ना एक वो आपको नज़र आएगा लुब्रिकेंट, जो कि एक इसकी जो है ना ग्रीस भी, जो ग्रीस यूज़ होती है मोस्टली, जो आपने अक्सर इसको अगर देखें तो हमारे पास वर्कशॉप्स के अंदर वगैरह आपको ये मिलेगा ग्रीस डेंस, जो आपके पास जो लिक्विड होता है वो बेसिकली सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। जो द ग्रीस आर एम्प्लॉयड वेयर स्लो स्पीड एंड हैवी प्रेशर एग्जिस्ट एंड वेयर ऑयल ड्रिप फ्रॉम द बेरिंग इज अनडिजायरेबल। ठीक है, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास एक तो स्पीड स्लो होती है, दूसरा आपके पास प्रेशर ज़्यादा हैवी होता है, और जो है ना जहाँ पे ऑयल ड्रिप जो है ना वो नहीं होती, वो डिजायरेबल नहीं होती, जहाँ ज़रूरत नहीं होती हमें, तो हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, जो कि आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, यूजफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वेयर ऑयल फिल्म कैन नॉट बी मेंटेन बिकॉज द प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बाद वक़्त क्या होता है कि आपके पास जो ये सेमी लिक्विड और लिक्विड लुब्रिकेंट है, वो उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो जर्नल है वो बेसिकली बेरिंग को टच करता है, उसमें फ्रिक्शन आती है, उसमें वेयर एंड टेयर की तरह। तो उसमें फिर हम सॉलिड जो है ना टाइप जो है ना वो यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट। जैसे अगर आप यहाँ देखें ब्लू आपको शेडिंग में आपको नज़र आ रहा है, ये खैर है तो रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग नहीं है, लेकिन एक तस्वीर जो है ना वो पिक्चर से समझाने के लिए कि हम इस तरह जो है ना सॉलिड टाइप जो है ना उसके अंदर वो यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास टर्म यूज़ होती हैं हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेरिंग में, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, जो कि डिज़ाइनिंग की प्रोसीजर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती हैं। तो उसमें जो हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेरिंग है, आपको ये नज़र आ रहा है शोन आपके पास हाइड्रोडायनामिक इसकी जो है ना वो इन विच ओ इज़ द सेंटर ऑफ द जर्नल। ठीक है, ओ जो है आपके पास जर्नल का सेंटर है, ये जो आपके पास जर्नल है इसका सेंटर ओ है। ओ ओ हैश इज द सेंटर ऑफ बेरिंग। ठीक है, ओ हैश जो है आपके पास वो सेंटर बेरिंग का सेंटर है, और जो आपके पास कैपिटल डी है वो आपके पास डायमीटर ऑफ द बेरिंग है। ठीक है, यहाँ आपके पास ये यहाँ से आता कोई भी जो है ना इसका आप किसी पॉइंट से ले सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल डायमीटर आ गया, और स्मॉल डी जो है ना वो आपके पास डायमीटर ऑफ जर्नल है। ठीक है, ये आपके पास जो इसका जो अंदर वाले एक सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल आपको नजर आ रहा है। तो ये आपके पास जो इसका आपके पास डायमीटर है वो हम इसको स्मॉल डी से जो है ना वो डिनोट करते हैं। और एल जो है ना वो लेंथ ऑफ जर्नल है, मतलब जो इसके अंदर जो फिट हुआ होता है, जैसे इसके अंदर आपके पास शो करने के लिए
इसके अंदर एक जनरल फिट हुआ है, तो इसमें जो इसकी लेंथ होगी वो आपके पास बेरिंग की जो है लेंथ होगी। ठीक है, तो फॉलोइंग टर्म यूज इन हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेरिंग आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप किसी भी हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेरिंग को समझने के लिए। इसके अंदर ये जो है ना हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है डायमीट्रल क्लियरेंस। डायमीट्रल क्लियरेंस जो है ना वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ द बेरिंग एंड द जर्नल होता है, मतलब कैपिटल डी माइनस टी। तो ये आपके पास डायमीटर क्लियरेंस होती है जिसको हम स्मॉल सी से जो है ना डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास रेडियल क्लियरेंस आती है। रेडियल क्लियरेंस भी जो है ना वैसे ही जैसे हमने डायमीटर क्लियरेंस है वो बेसिकली डायमीटर की क्लियरेंस है, इसमें जो है ना वो रेडियस की क्लियरेंस आती है। वो किस तरह होती है, वो आपके पास आती है कैपिटल आर जो आपके पास जो है डायमीटर है बेरिंग का, और आपके स्मॉल आर आपके पास जो डायमीटर है सॉरी रेडियस है जर्नल का। तो इनका जो डिफरेंस हम निकालते हैं तो वो बेसिकली आपके पास C1, इसको हमने मैथमेटिकली रेडियल क्लियरेंस है उसको स्मॉल C1 से लिखते हैं। और इसको जो है ना मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है आर जो है वो D/2 होता है, तो डी माइनस D/2 भी लिख सकते हैं। और इसको जो है ना डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी जो है ना आपको पहले पता हम लोगों ने इसकी जो डायमीटर क्लियरेंस है, तो अब इसी बात है जो रेडियल क्लियरेंस होगी वो हाफ होगी डायमीटर क्लियरेंस की, क्योंकि इसकी ये रेडियस का हाफ होता है डायमीटर जो है ना डायमीटर का हाफ होगी, उसके बाद रेडियस होता है तो इस वजह से इसकी ये हाफ होगी। और डायमीटर क्लियरेंस रेशो जो है ना हम एक लेते हैं, इस रेशो ऑफ डायमीटर क्लियरेंस टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल। ठीक है, एक हम जो है ना इसके अंदर वो ले लेते हैं, एक रेशो लेते हैं जिसको हम डायमीटर क्लियरेंस रेशो कहते हैं, कि जो कि हम बेसिकली लेते हैं डायमीटर क्लियरेंस टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल। कैपिटल मतलब जो आपके पास डायमीटर क्लियरेंस है उसकी जब हम डिवाइड करते हैं डायमीटर ऑफ जर्नल से, तो वो ये आपके पास एक रेशो आती है, मतलब इसको हम स्मॉल सी डिवाइड बाय जो स्मॉल डी है, और स्मॉल सी को हम ऑब्वियसली बात है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी लिख सकते हैं डिवाइड बाय डी आपके पास। तो ये डायमीटर क्लियरेंस रेशो है आपके पास। फिर हमारे पास आती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ओ ऑफ द बेरिंग एंड डिस्प्ले सेंटर ओ हैश ऑफ द बेरिंग अंडर द लोड। ठीक है, ये आपके पास एसेंट्रिसिटी होती है जो कि एक आपके पास डिस्टेंस है जर्नल बेरिंग का माइनस, मतलब ये इसमें जो माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो डिफरेंस है हमारा मतलब ओ हैश और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बेरिंग एंड द जर्नल अंडर द कंप्लीट इक्विलिब्रिएशन कंडीशन एंड डिनोटेड बाय H नॉट एंड ऑकर एट द लैंड ऑफ सेंटर। ये आपके पास जब मिनिमम डिस्टेंस वो होता है जहाँ पे बिल्कुल जब ये एक रनिंग की पोजीशन में होता है जहाँ लावा घूम रहा होता है, तो एक क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये रोटेट होते होते जो है ना इसकी स्पीड जब बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये आपके पास इस तरह जो है ना एक साइड पे आ जाता है कि वो कोशिश करता है टच करने की इस सरफेस को, लेकिन जो कि लुब्रिकेंट होता है बीच में, तो लुब्रिकेंट इसको जो है ना वो जो है ना आउटवर्ड्स जो है ना इसको प्रेस करने की कोशिश करता है। तो इसके दरमियान में जो आपके पास जो ये एरिया है वो मिनिमम ऑयल फिल थिकनेस का जो एरिया है, मतलब सबसे मिनिमम एरिया वो यही है, तो इसको हम H नॉट से डिनोट करते हैं। इट में बी अज्यूम्ड एज C/4। सी आपके पास क्या है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ठीक है, इसका जो है ना वो डायमीटर माइनस ये जो आपके पास जर्नल का डायमीटर है इसके माइनस। उसके बाद आता है एटीट्यूड और सेंट्रिसिटी रेशो। इट इज अ रेशो ऑफ द eccentricity to the radial clearance। बेसिकली ये जो है ना होता है रेशो होती है एसेंट्रिसिटी जो ई पड़ा है हमें जो ये डिस्टेंस है डिवाइड बाय C1। C1 जो आपके पास रेडियल क्लियरेंस आती है, मतलब आपके पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनका जो डिस्टेंस है। तो ये आपके पास जो है ना वो रेडियल क्लियरेंस का जो है ना रेडियल क्लियरेंस से जो आपके पास रेशो निकलती है एसेंट्रिसिटी की वो है। और मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखते हैं एल्टीट्यूड और सेंट्रिसिटी रेशियो इज ईटा से इसको हम नोट करते हैं इज विच इज इक्वल टू E/C1। ठीक है, ई जो है आपके पास वो
जो ये हमारे पास ये डिस्टेंस निकलता है, और इसमें इसको अगर एच नॉट से निकाल देते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस जो है ना वो ई आता है आपके पास, ये जो इसके अंदर ई वैल्यू आ रही है। तो इसको मजीद अगर हम जो है ना वो जो है ना सिंप्लीफाई करें, तो ये जो 1 माइनस एच नॉट ओवर सी वन हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास अगर सी वन को हम रिप्लेस करते हैं सी से, तो obvious सी बात है सी वन जो है ना वो सी बाय टू के इक्वल होता है, तो टू हमारे पास इधर चला जाता है, तो हम लोग इसको 1 माइनस टू एच नॉट ओवर सी से जो है ना वो कर सकते हैं सिंप्लीफाई। और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग बेरिंग, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द जनरल लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द जनरल, मतलब जो आपके पास जो लेंथ है और उसकी जो टू द डायमीटर ऑफ द जनरल, मतलब एल बाई डी जो है ना वो अगर लेस देन 1 है, देन द बेरिंग इज सेड टू बी शॉर्ट बेरिंग, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो उसको जो है ना बेरिंग कहते हैं वो लॉन्ग बेरिंग। तो हम शॉर्ट एंड लॉन्ग बेरिंग जो है ना ये हमारे पास जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे होते हैं, या हमारे पास जब इसकी इंडस्ट्री यूज होती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बेरिंग की, ठीक है। फिर हम इसके बाद देख लेते हैं बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड बेरिंग मॉडुलस ऑफ जनरल बेरिंग। So coefficient of friction in design of bearing is of great importance because it afford a means of determining the loss of power due to bearing friction। जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं बेरिंग की, उसमें जो खास तौर पे जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, या जिसको हम जनरल बेरिंग भी कहते हैं, उसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल अदा करता है, क्योंकि उसने जितनी आपके पास हमें चाहिए होती है कि हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो हमारा जो है ना वो मिनिमम रहे, और इसमें जो है ना किसी तरह इसको जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो अटैच जो है ना जो आपके पास जर्नल है वो किसी तरह इससे जो है ना वो जो है ना ये जो आपके पास जर्नल है या बेरिंग का सरफेस है ये इससे कांटेक्ट में ना है, तो इसको जो है ना वो दूर रखने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके लिए जो है ना फिर ये इसकी जो एक स्टडी है, एक्सपेरिमेंट एक जो इसमें हमारे पास मैकी ब्रदर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको जो है ना एक जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी उन्होंने ये लिखा है कि इट हैज बीन शोन बाय एक्सपेरिमेंट दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ फुल लुब्रिकेटेड जर्नल बेरिंग के लिए जो अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ये जो ये 3 वेरिएबल्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इसका जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम जब इन 3 वैल्यूज के जो है ना उसमें वो देखते हैं, एक Zn ओवर P डायमेंशनलेस जो है ना एक हमारे पास एंटिटी है, और इसके अलावा D बाय C और इस तरह L बाय D, ये 3 हमारे पास जो एंटिटीज हैं ये बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ अगर हम एक जो है ना ग्राफ देख लेते हैं, ये इन्होंने एक ग्राफ जो है ना प्रेजेंट किया कि इसमें जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से ये इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे ये इसका Zn ओवर P जो है ना हमारे पास जो एक हमारे डायमेंशनलेस एंटिटी है, इसको हम देख लेते हैं। इनको इन्होंने इसमें पुट किया तो उसमें जो है ना हमारे पास ये इस तरह की कर्व आई है, इसमें जो है ना 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है S R Q एंड P। तो ये हमारे पास एस आर एक पॉइंट है, एक आर टू क्यू है, फिर पी टू क्यू आपके पास। तो ये जो आपके पास पी टू ये पी से क्यू जो आपके पास है ये बेसिकली थिक फिल्म लुब्रिकेशन और स्टेबल जो है ना हमारे पास जो है ना कंडीशन है जो हमें डिजायर्ड होती है किसी भी वैल्यू जब हम बात करते हैं, हमें जो है ये शेड जो है ना डिजायर्ड होती है, सबसे आइडियल कंडीशन है। और इसके बाद जो हमारे पास आर से क्यू है, आर से क्यू जो है ना हमारे पास एक पार्शियल लुब्रिकेशन होती है इसके अंदर, ठीक है, और पार्शियल लुब्रिकेशन होती है, और फिर जो है ना हमारे पास एस टू आर जो आपके पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास थिन फिल्म लुब्रिकेंट है, जो कि अनस्टेबल कंडीशन जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ना अनस्टेबल है, और ये हमें कंडीशन नहीं चाहिए होती। अगर ये अनस्टेबल कंडीशन थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन अगर आपके पास अचीव होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर फ्रिक्शन हो जाएगी और फिर वो वेयर एंड टेयर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको जो है ना हम लोग कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट है ए आता है जिसमें हमारे पास जो म्यू की वैल्यू वो मिनिमम होती है, जिसको हम जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास वो होता है उसको हम के से वो करते हैं, इसकी आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी जो के जो हमारे पास कोफिशिएंट है, आपने याद रखना है कि ये आपके पास एक पॉइंट आता है ए
जिसमें म्यू जो है ना वो मिनिमम होता है, तो इसको जो है इस पॉइंट को हम लोग के से जो है ना वो करते हैं फाइंड आउट। तो इसमें हम देख लेते हैं Zn/P, और ये जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें मैंने आपको बताया कि ये इन तीन टर्म्स के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहा होता है, इसकी किसी वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की है। तो Zn/P आपके पास ये म्यू जो है ना हम लिख सकते हैं फंक्शनल एक रिलेशनशिप है जिसको हम फाई कहते हैं, कि इस इन रिलेशन के साथ ये म्यू जो है वो डिपेंड कर रहा होता है Zn/P और d/c आपके पास, और l/d। l/d का जो है ना हमने, और ये d/c का ये ना हम लोगों ने पीछे जिक्र किया, ये आपके पास में एक एंटिटी है, इसका हम लोगों ने वो जो है ना मैंने आपको बताया कि ये जो है ना Z जो है ना इसके अंदर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट होती है, जो कि kg/मीटर पर सेकंड में जो है इसको हम लोग इसको जो है ना, और इस n जो है आपके पास स्पीड ऑफ जनरल है इन आरपीएम, और p आगे बेरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टिल बेरिंग इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम जो है ना वो जो है ना वो लोड जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, लोड ऑफ द जनरल जो है ना वो L से जो है ना उसको डिनोट करते हैं, और डी आगे पास स्मॉल डी आगे पास डायमीटर ऑफ द जनरल है, और सी जनरल एल जो है ना लेंथ ऑफ बेरिंग है, सी आगे पास डायमीटर फैक्टर Zn और पी जो है ना उसको हम बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी कहते हैं, और बेसिकली डायमेंशनलेस नंबर है, जिसको जो है ना ये मैंने बताया कि मैकी ब्रदर जो एस ए मैकी और टी आर मैकी ने जो है ना इन्होंने इसको इसकी वैल्यूज फाइंड करके उसमें जो है ना हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को खास तौर पे जो हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस जनरल बेरिंग के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना इसकी वैल्यू बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती है, तो इसी ने ही जो है ना इसी की वैल्यू पे पूरा जो है ना आपकी डिजाइन वो कर रही होती है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैक्सिमम होना शुरू होता है, जैसे वैल्यू ज़्यादा शुरू होना शुरू होती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको जो है ना वो मिनिमम रखते हैं म्यू को। तो इसमें जो है ना इन्होंने जो Zn और P का ये एक रिलेशन जैसे मैं आपको बताया इस ग्राफ के बारे में, तो बेसिकली Zn और P जो है ना हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बेरिंग ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना वो इस फैक्टर से जो है ना वो निकलती है, जिसमें एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ जनरल और बेरिंग प्रेशर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व था, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है ना, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इनकी जो फाइंडिंग्स थी, और इस पे जो इन्होंने वैल्यूज जो निकाली हैं जो म्यू की वैल्यू, in order to determine the coefficient of friction for well lubricated full journal bearing, the following empirical relation established by Mackey based on the experimental data may be used। तो ये coefficient of friction इन्होंने निकाला 33/10 की पावर 8 into Zn over P into D over C plus K। K जो है वो आपके पास फैक्टर टू करेक्ट फॉर एंड लीकेज होता है। ठीक है, ये आपके पास यूज़ होता है कि यहाँ पे एंड लीकेज का जो फैक्टर होता है उसको हम अगर यहाँ पे है तो उसको हम ये यूज़ करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है डिपेंड ऑन द रेशियो लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेरिंग आई L/T। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू 0.02 लेते हैं हम फॉर L/T रेशियो फॉर ऑफ 0.725 to 2.8। The operating value of Zn over P should be compared with the values given in the table 2626.3 to ensure safe margin between the operating condition and the point of the film breakdown। ठीक है, ये एक टेबल है, ये आगे चलिए हम देखते हैं। ये टेबल आपके पास 26.3, तो इसमें जो है ना आपके पास वैल्यूज जो है ना वो ऑपरेटिंग वैल्यूज इनकी गिवन है। ये काफ़ी लंबा टेबल है, मैंने एक छोटा सा सिर्फ आपको दिखाने के लिए जस्ट कि ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट इंजन हैं उसमें अगर बेरिंग यूज हो रहे हैं, मेन है, क्रैंक पिन वाला है, ब्रिस्ट पिन वाला है, तो उसमें मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर इतना है इतना है, उसमें जो है डिफरेंट क्रैंक प्रेशर के बाद हम विस्कोसिटी और फिर इसकी जो Zn और P की वैल्यूज है कांस्टेंट है हमारे पास, और इसमें C/D की वैल्यू और इस तरह L/T की वैल्यू हमारे डिफरेंट आ रही है। तो इससे जो है ना हम इस टेबल से जो है ना वैल्यूज निकाल सकते हैं अपने जब आप न्यूमेरिकल हम इसको करेंगे मजीद, आपको इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे मजीद चीज़ें किस तरह हमने यूज़ करनी है। तो क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द जनरल बेरिंग की बात कर लेते हैं, तो क्रिटिकल प्रेशर जो है ना वो बेसिकली प्रेशर एट विच द ऑयल फिल्म ब्रेक डाउन सो द मेटल टू मेटल कंटेक्ट बिगन। ठीक है, ये वो प्रेशर है जहाँ पे आपका मेटल टू मेटल कंटेक्ट बिगन हो जाता है, जहाँ शुरू हो जाता है, तो वो आपका जो इस नो क्रिटिकल प्रेशर, ये क्रिटिकल प्रेशर होता है, और मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बेरिंग भी हम इसको कहते हैं। इट मे बी ऑन द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन, क्रिटिकल प्रेशर एंड मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर जो है ना वो आपके पास इस फार्मूले से, ये सारे फार्मूलाज गिवन होंगे, आपको इससे घबराने की वो नहीं है कि ये किस तरह जो है ना डिजाइन डाटा बुक में ये चीज़ गिवन है।
तो इसका जो है ना रिलेशन मतलब जस्ट आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज टेबल से देख के इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल प्रेशर है। और इसके अलावा जो एक और जो लास्ट है चीज वो हमारे पास समरफील्ड नंबर भी यूज होता है, जो कि जिसकी जो वैल्यू है वो मतलब जेड एन ओवर पी डी ओवर डी सी का स्केयर हम लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 14.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, ये वैल्यू होती है समरफील्ड नंबर। जैसे आपने रिनॉल्ड नंबर्स और ये जो पढ़े हैं सारे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये एक हमारे पास डायमेंशनलेस एंटिटी होती है। जैसे यहाँ लिखा द समरफील्ड नंबर इज आल्सो डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग डिजाइन ऑफ जनरल बेयरिंग, के लिए हम इसको डिजाइन में को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है एस ए 10-20 ये डिफरेंट आपके पास टाइप ऑफ ऑयल्स हैं। फिर उसकी जो ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो गिवन है वैल्यूज 38 कुछ टेम्परेचर पे 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 पे हम इसको जो है ना वो देख सकते हैं। और अब एस ई 20 गिवन है, हमने कहा 55 पे जो है ना उसकी विस्कोसिटी 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी विस्कोसिटी 0.023। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्लूइड विस्कोसिटी है लुब्रिकेंट एंड ऑयल की वो देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है ना वो बात करते हैं हीट जनरेटेड इन अ बेरिंग इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफ द पार्ट हैविंग रिलेटिव मोशन। जब हमारे पास मैंने बताया कि लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हीट जनरेशन जो है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से क्योंकि अगर हीट जैसे जनरेट होना शुरू होती है, अगर उसकी एक क्वांटिटी उससे ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है हीट हीट की वजह से। थर्मल जो है चेंजेस की आने की वजह से जो है ना उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसको जो है ना हमने थोड़ा सा हीट जनरेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है बेरिंग्स के में। तो हीट जनरेशन इन अ बेरिंग इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफ द पार्ट हैविंग रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो आगे बार हीट जनरेशन शुरू होती है वो बेसिकली इसलिए होती है और फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ऑफ द पार्ट हैविंग रिलेटिव मोशन, इन दोनों की वजह से जो है उसके अंदर फ्रिक्शंस आती हैं। मैथमेटिकली हीट जनरेटेड इन द बेरिंग, हम जो है ना उसको बेरिंग को ले लेते हैं कैपिटल क्यू जी से हम इसको डिनोट करते हैं। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू और इंटू वी। और इसके बाद म्यू आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, डब्ल्यू आपके पास लोड ऑन द बेरिंग है, और जो है उसको हम प्रेशर ऑफ द बेरिंग भी कहते हैं। और जो कि हम इसको निकालते हैं, जो डब्ल्यू आपके पास आता है वो प्रेशर ऑफ द बेरिंग इनटू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बेरिंग। मतलब मैथमेटिकली अगर इसको लिखते हैं तो हमारे पास डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो पी इंटू प्रेशर आगे पास आगे एल डी जो है ना आगे पास उसका प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बेरिंग आगे जो कि इन कॉन्टेक्ट विद जनरल है। ठीक है, तो इससे हम लिखते हैं। और इस तरह v जो है आगे पास v आगे पास आ जाता है रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी जो कि हम निकालते हैं इसको पाई डी एन ओवर 60 से, एंड आपके पास जो है ना स्पीड ऑफ द जनरल है इन आरपीएम। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आगे पास v की वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आगे पास w की वैल्यू। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आगे पास गिवन है तो अब हीट जनरेटेड इसको निकाल सकते हैं। तो दूसरी भी अगर हम ये भी देखते हैं आफ्टर द थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, heat will be dissipated at the outer surface of the bearing at some rate in which heat is generated in oil film। होता यह है कि जब इसके अंदर आपके पास मैंने आपको पहले बताया, हम लोगों ने ये डिस्कस किया शुरू में कि जब इसके अंदर हीट एक जनरेट होती है तो ये जब भी कोई भी एक थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है कि हर बॉडी जो है ना वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। मतलब इसकी जैसे अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ को रब करता हूँ तेजी से, तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे थोड़ी देर बाद गर्म होना शुरू होगा, और फिर मैं जब इसको वापस जब उसमें रबिंग इसकी छोड़ दूंगा तो क्या होगा कि आपके पास जो वो टेम्परेचर है वो ऐसा ऐसा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हर जो बॉडी है वो आपके पास वो चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो उसको जब आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गर्म जब हम जो है ना वो चीज जो उसको जो है ना एक गर्म चीज को जब हम एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो क्या आहिस्ता आहिस्ता वो कूल डाउन होना शुरू होती है। इसी तरह हम ठंडी चीज को रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होती है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो इसी तरह जब इसके अंदर हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने शुरू होती है बेरिंग्स के अंदर, तो अब क्या होता क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऑयल फिल्म की तरफ जाती है हीट, और फिर ऑयल फिल्म से जो है ना आउटर सरफेस की तरफ, जो आउटर सरफेस आपका जो आपका बाहर वाला सरफेस है इसकी तरफ जो है ना वो आना शुरू होती है।
आउटर सरफेस जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है इन कॉन्टैक्ट विद एयर होता है, या आउटर सरफेस जो है ना जो आपके पास कॉन्टैक्ट विद एयर होता है, तो वो उसमें जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है उसको कूल डाउन करने की कोशिश करती है। तो वो हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा था कि जब हम डिजाइनिंग की तरफ जाए जो डिजाइन करते हैं तो हम इसको भी देखते हैं कि जो बेरिंग हम उस मटेरियल को प्रेफर करते हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है और जल्दी जो है ना कूल डाउन हो जाए, तो उसको हम प्रेफर करते हैं। तो उसको इसको निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला है, हाउ फॉर द कन्वीनियंस इन बेरिंग डिजाइन द एक्चुअल हीट डिसिपेटेड एरिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द जनरल हीट डिसिपेटेड बाय द बेरिंग, जो है ना उसके लिए फार्मूला है सी ए इंटू टी बी माइनस टी ए, ठीक है, जो कि जॉउल पर सेकंड और जो है ना डब्ल्यू के अंदर हम जो है ना जॉउल पर सेकंड आपको पता है इसके इक्वल होता है। तो उसमें सी जो है ना वो आपके पास हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट है, ए जो है ना वो प्रोजेक्टेड एरिया है जो कि एल इंटू डी से निकल सकता है। इसी तरह टी बी जो है ना वो आपके पास जो टेम्परेचर ऑफ द बेरिंग सरफेस है, और फिर टी ए जो है ना वो आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर है, ठीक है। सराउंडिंग एयर पे जो आपका टेम्परेचर है जो कि इन कांटेक्ट होता है बेरिंग से। तो फॉर द अनवेंटिलेटेड बेरिंग स्टिल एयर 140 टू 420 जो है ना हम लोग वो इसका वैल्यू लेते हैं अनवेंटिलेटेड बेरिंग के लिए। और फॉर वेल वेंटिलेटेड जिसमें वेल वेंटिलेशन होता है उसमें फिर हम जो वैल्यू है उसकी 490 टू 1400 तक जो है ना हम इसकी वैल्यू लेते हैं वाट्स पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। अगेन इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बल्कि ये भी हम क्लियर कवर कर लेते हैं, अगले जो उसमें है वो हम लोग जो उसमें डिज़ाइन है उसका वो करेंगे, वो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर वेल डिजाइन बेरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म शुड नॉट बी मोर देन 60 डिग्री, जो है ना इसके अंदर जो आपके पास वेल डिजाइन बेरिंग होता है उसमें टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म जो है ना वो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज जो विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि ऑपरेशन ऑफ द बेरिंग जो है ना वो सफ़र होगा। तो इस वजह से 60 डिग्री जो है ना मैक्सिमम टेम्परेचर समझ लेके जाना चाहिए ऑयल फिल्म का। बाकी फिर वो जो ना ऐसा ऐसा डेसिपेट करना शुरू कर देना चाहिए उसको, अदरवाइज आपके पास जो उसका बेरिंग का जो वो फंक्शन है वो जो है ना सेवियर किस्म का सफर होगा। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म इज ऑफन कॉल्ड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द बेरिंग। तो जो आपके पास ऑयल फिल्म का टेम्परेचर है उसको हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेरिंग भी कहते हैं। इन केस द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म इज हायर देन द बेरिंग इज कूल्ड बाय द सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू कॉइल्स बिल्ट इन द बेरिंग, ठीक है। इन द केस व्हेन द टेम्परेचर ऑयल फिल्म हायर, जब हायर होना शुरू हो जाएगा तो बेरिंग जो है ना वो कूल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर से जो है ना उसको कूल करना पड़ता है हमें, जो कि बिल्ट इन होता है बेरिंग, जो इस बेरिंग के अंदर। The mass of the oil to remove the heat generated by or the bearing may be obtained by equating the heat generated to the heat taken away by the oil. So we know that the heat taken away by the oil is, या आपके पास एक फार्मूला है कि जो हीट जो आपके पास टेकन होती है बाय द ऑयल वो आपके पास क्यू टी इज इक्वल टू एम मैस जो कि मैस ऑफ द ऑयल है, एस जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल है, और टी जो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर है, ठीक है। एम एस इंटू टी। तो एस की जो वैल्यू है वो आप जो है ना वो आप 1840 टू 2100 जो पर के जी पर डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह टी जो है ना आपके पास होता है डिफरेंस बिटवीन आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगेन अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो इसमें किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।